हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, चाहे वो 2025 को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो 2026 को टारगेट कर रहे हो, चाहे 27 को टारगेट कर रहे हो। 2024 का मेंस का रिजल्ट आया। यू नो दैट जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए, आपके भी आसपास काफी ऐसे दोस्त वगैरह होंगे जिन्होंने दिया होगा मेंस। 2024 के रिजल्ट से कुछ बातें पता चली, कुछ चीजें समझ में आई। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए थे, जो इवेल्युएटर्स, जो प्रोफेसर्स कॉलेजेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जो इंडस्ट्री को जो काफी टाइम से समझ रहे थे, काफी चीजें हमें समझ आई और काफी चीजें इस मेन से प्रूव हुई। वो चीजें समझना आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। इवन आप साल भर उस डायरेक्शन में मेहनत करते रहेंगे और एंड में पता चलेगा कि ये चीज तो चाहिए ही नहीं थी। इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जज कर पाएंगे कि कौन सा मटेरियल आपके लिए सही है, कौन सा कोर्स पूरी इस इंडस्ट्री में आपके लिए सही है। इवन आपको खुद को भी कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या आइडियल्स माइंड में सेट करने चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली आप हाथ पैर फैलाओगे, दैट विल नॉट गेट यू एनी रिजल्ट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट इधर उधर घूमने से बढ़िया यू हैव टू फोकस ऑन सम आइडियल्स। आई विल गिव यू 4 to 5 आइडियल्स टू यू। उस पर आपको काम करना है, ठीक है। पहला पहला आइडियल है स्पेसिफिसिटी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम लोग डेटा बैंक, प्रैक्टिस बैंक, एग्जाम्पल शीट्स, इसकी डिमांड करते रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इधर उधर भागते रहते हैं डेटा के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जजमेंट शीट और दुनिया भर का वैल्यू एडिशन इकट्ठा करते रहते हैं। एंड में जाके ये पता चलता है, जो इस साल फिर से पता चला, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब प्रायोरिटाइज आपको इसको करना ही नहीं है। साल भर आप कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट इकट्ठा करते रहते हो जिसकी जरूरत है भी नहीं। अगर है तो उसकी जरूरत उतनी सी है जितनी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जरूरत किस चीज की है, प्रायोरिटाइज क्या करना है आपको, वो चीज समझनी है। देखिए, यूपीएससी का कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया अब तक, जितने भी हमने प्रोफेसर से बात की, बड़े बड़े कॉलेजेस से जो कॉपी चेक करते हुए आए हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी कॉपी चेक की होगी, जो स्टूडेंट्स हमने बात की जिन्होंने 4 मेंस 5 मेंस दे दिए, जिनका हुआ, ये चीजें हमें समझ आई कि यूपीएससी टेस्ट कर रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और आर्टिकुलेशन। इसमें इस डायरेक्शन में जाने के लिए 5 चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी। पहली मैंने बताई स्पेसिफिसिटी ऑफ द क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपकी प्रिपरेशन इस दिशा में नहीं जा रही है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली भी क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली भी क्या पूछ रहा है, तो आप कितना ही वैल्यू एडिशन उस आंसर में कर ले, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट है। और ये चीज आप आसपास जितने लोग आपके मेंस में सिलेक्शन हुए उनसे आप पूछ सकते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अलोंग विद द टेल वर्ड। हर क्वेश्चन का टेल वर्ड है, डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एलिबोरेट, ठीक है। ये टेल वर्ड समझने जरूरी है। और कंटेक्स्ट, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, आप देखते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आजकल आने लगे कि एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट देके उसके बाद उसका एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। इसको समझने के लिए कि क्वेश्चन में डायरेक्ट डिमांड क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। समझ आ रही है आपको? वैल्यू एडिशन करेंगे, ये सारी चीजें ठीक है, डेटा आपने कर लिया, जजमेंट्स आपने डाल दी, एग्जाम्पल शीट्स आपने रख ली, एवेल्युएशन कर रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड अगर आपने नहीं समझी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो क्वेश्चन में मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये चीज तो फिक्स है, ठीक है। दूसरी चीज, टाइम एंड वर्ड की कंस्ट्रेंट। टाइम एंड वर्ड की कंस्ट्रेंट, आप देखोगे यूपीएससी में जो भी सवाल पूछा जाता है उसमें प्रॉपर एक टाइम आपको दिया जाता है उस पे उस आंसर को करने के लिए, और एक वर्ड लिमिट होती है। वो वर्ड लिमिट, वो टाइम लिमिट क्या है, वो वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट क्या है, वो यही है, इसी वजह से है कि आप लोग को एक टाइम लिमिट है उसमें आंसर करने हैं। अगर आपको वो लोग बोलते कि आपको बिल्कुल वैल्यू एडिशन ही करनी है, वो जानना चाहते हो कि डेटा पे डेटा, डेटा पे डेटा आप रख लो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर
आपको वो यही देखना चाहते हैं कि भाई आप कितना डेटा रट सकते हो, कितना फैक्ट रट सकते हो, तो वो आपको भर भर के टाइम दे देते कि लो आधा घंटा है, इस क्वेश्चन में आप जितने करना चाहते हैं उतने कर लो, ठीक है, जितने डेटा आप लिखना चाहते हो, जितना वैल्यूएशन करना चाहते हो कर लो। बट वैसा नहीं करते, वो आपको 6 मिनट देते हैं 10 मार्कर में, और आपको 9 मिनट्स के राउंड देते हैं 15 मार्कर में। क्यों देते हैं? ताकि आप लिमिटेड टाइम पीरियड में ये बता दो कि ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ये है, क्वेश्चन की डिमांड है और इसमें क्या लिखना है। एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान से उन लोगों से बात करो जो काफी टाइम से मेंस में है, काफी टाइम से मेंस दिए हैं और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनको आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली 6 मिनट्स में बेस्ट से बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन की डिमांड को ढंग से बेसिक्स और एडवांस के साथ एड्रेस कर दिया। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे इसमें क्या और मैं डेटा ऐड कर सकता हूं, तो क्वेश्चन की मेन आर्ग्यूमेंट को हम भूल जाएंगे और क्वेश्चन की इनडायरेक्ट डिमांड को भी हम भूल जाएंगे। तो इसलिए टाइम एंड वर्ड कंस्टेंट आपको दी जाती है, ताकि ये प्रूव करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि उस क्वेश्चन को आप समझ भी पाए कि नहीं पाए। अगर आपने समझ गए आप, आपका काम हो गया। लेकिन हम लोग गलत दिशा में मेहनत करते हैं, हम लोग डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, हम लोग डायग्राम्स, चार्ट्स, दुनिया भर की चीजें इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि अब तक 10 सालों में जो पीवाईक्यूज आए उनमें डिमांड, ऐसी भी कोई डिमांड है जो एक दफा क्वेश्चन पढ़ने से नहीं समझ आ रही हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट डिमांड भी हो जिसकी वजह जो हम पहचान नहीं पा रहे और क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ने पे समझ आ रही हो कि ये इनडायरेक्ट डिमांड है। ये कैसे समझ आएगा? उस क्वेश्चन को, जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, आप उन्हें बार बार देखिए। ये चीज तो हमेशा सजेस्ट की जाती है ना, पीवाईक्यूज वाला आपको कितनी बार सजेस्ट किया गया, चाहे वो टॉपर हो चाहे कोई भी फैकल्टी हो, हर बार आपको बोलते हैं पीवाईक्यूज देखो। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको समझ आएगा, खास करके मेंस के, प्रीलिम्स के नहीं। अगर आपको पीवाईक्यूज अच्छे से देखने हैं तो आप मेंस के देखिए। प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज के अलावा भी पैटर्न कई बार चेंज हो जाता है। बट मेंस में मोर और लेस आपका पैटर्न सेम ही है। आपके पीवाईक्यूज मेंस में थीमेटिक रिपीटेडली होते रहते हैं। आपने अगर पीवाईक्यूज देखे और आप ये देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन है और इसमें ये डिमांड तो देखते समझ आ रही है, बट क्या कुछ इनडायरेक्ट डिमांड ऐसी भी है जिसको मैं एड्रेस करूं तो क्या पता मुझे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए, क्या पता डायरेक्टली पूछ नहीं रहा हूं, ऐसा कोई कीवर्ड एंड और ये कीवर्ड्स भी ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। एंड और कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि दो चीजों के बारे में बात होती है, एंड और लिखा हुआ होता है या एंड लिखा होता है, तो हम दोनों को एक मिस कर देते हैं। अभी जिसको ये नहीं समझ आ रहा है, धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करेंगे मेंस के क्वेश्चन, आप एक ही क्वेश्चन बार बार देखिए कि इसमें और कुछ भी है ऐसा जो मैं एड्रेस कर सकता हूं, आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज मैं इस तरीके से एड्रेस कर सकता था। ठीक है, समझ में आ गया। तो टाइम एंड वर्ड का कंस्टेंट आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप लिमिटेड टाइम में लिख पाए और जितना पूछा गया उतना लिख पाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती नहीं है आजकल स्टूडेंट्स के आंसर में, वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस एग्जाम्पल के नाम पे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। एथिक्स में हर तरह के एग्जाम्पल याद है, महात्मा गांधी से लेकर आपके अशोक खेमका, हर कोई एग्जाम्पल लेके रट के बैठा है। लेकिन किस जगह किस एग्जाम्पल को कोट करना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, एक लाइन में लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, या सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना है कि जैसे कोई भी लाइन आई तो आपने एग्जाम्पल में लिख के छोड़ दिया आईएएस अशोक खेमका। उन पर्सनालिटी ने कैसे उस वैल्यू को वो कंट्रीब्यूट किए, स्पेसिफिकली उनका क्या एक्शन था जिसकी वजह से यू आर सेइंग उस एग्जाम्पल को आपने मेंशन किया, क्या ऐसा एक्शन उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया, उसको इलिबरेट कौन करेगा। काफी चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि हाँ एग्जाम्पल हमें लिखना है, आप 4 डेटा लिखो, 4 एग्जाम्पल लिखो, बट रिलेवेंट लिखो। रैंडमली डेटा, रैंडमली एग्जाम्पल कोट करने से नहीं होगा। समझ आई? तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट्स, डेटा, एग्जाम्पल, रिलेवेंट कोट करना सीखो और स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन की बात नहीं है, स्ट्रक्चर में बहुत सी चीजें आती हैं। इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे, इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे उसके जस्ट नीचे एक लाइन भी आती है, सब इंट्रोडक्शन भी होता है। फिर कंक्लूजन से जस्ट पहले भी आप एक छोटी सी 2 लाइन लिख के वे फॉरवर्ड या सब कंक्लूजन करके इसको कर सकते हैं। बॉडी में भी डिपेंड करता है, बॉडी में आपकी अप्रोच क्या है। आप टेबल बना के लिखते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, बट आप जो भी लिखें आपके आंसर्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी का मतलब ये है, कई बार आप किसी का जब आंसर पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इनकी बातों में कितनी क्लैरिटी है, जो बोलना चाहते हैं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स किसी भी चीज के, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, राजा राम मोहन रॉय के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में आए, एग्जैक्टली उनके कंट्रीब्यूशन क्या आपको भी पता होंगे, बेसिक से बेसिक, बेसिक से बेसिक आप लिख दो। अब कुछ लोग उसमें जबरदस्ती टेक्निकल टर्म्स डालने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उसमें जार्गन्स बनाने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी यूज करने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत होती भी नहीं है। तो अगर आप सिंपली नहीं लिख सकते कि एग्जैक्टली उनका क्या था कंट्रीब्यूशन, और सिंपल क्लियर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? फोर्थ,
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसको समझने के लिए आप को मैं पहले ये बता दूं क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैंने जो देखी यूट्यूब पे जितने भी फैकल्टीज ने अपलोड कर रखी है, दे से क्वालिटी 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 होनी चाहिए, बट क्वालिटी क्या, किस चीज को हम बोलेंगे क्वालिटी है? हु डिसाइड्स हियर व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वालिटी? उसका पैरामीटर, उसका कोई बेंचमार्क भी होता होगा ना। तो देखो क्वालिटी से रिलेटेड जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि आप एक पैरामीटर समझ के चलो। पैरामीटर ये है कि ईज ऑफ इवेल्युएशन होनी चाहिए। ईज ऑफ इवेल्यूशन, ये 3 शब्द याद कर लो। ईज ऑफ लिविंग आपने पढ़ा है, ईज ऑफ जस्टिस आपने पढ़ा है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ इवेल्युएशन क्या होता है? ईज ऑफ इवेल्युएशन होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं इतने क्लियरली, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब नहीं बहुत अच्छी राइटिंग, नीट एंड क्लीन जब भी मैं किसी को बोलता हूं सबको लगता है कि मेरी राइटिंग तो खराब है, मैं तो लिख ही नहीं पाता। राइटिंग नहीं होती है नीट एंड क्लीन, राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता। नीट एंड क्लीन डिपेंड करती है आपके स्पेस मैनेजमेंट पे। 2 वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस है, 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेस है, आपके पॉइंट सब पॉइंट में कितनी स्पेस है। नीट एंड क्लीन में डिपेंड करता है कि मार्जिन की दोनों साइड आपने, जो मार्जिन के अंदर ही, मार्जिन के बाहर नहीं, बट आप कितनी स्पेस ढंग से यूज कर रहे हैं। आपकी स्पेस में यूनिफॉर्मिटी भी है कि नहीं है, कि आप किसी जगह तो बहुत कंजेस्टेड लिख रहे हैं, किसी जगह आपने कम लिख रहे हैं, ज्यादा लिख रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये होता है नीट एंड क्लीन। राइटिंग आपकी बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, चल जाएगा, पर आपको नीट एंड क्लीन लिखना है और कम शब्दों में लिखना है। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं लिटरली बता रहा हूं। इसको प्रैक्टिस करने में 3 महीने लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। हमें सब कुछ आता है, हमारे पास कंटेंट भी बहुत है, दुनिया भर की कोचिंग, दुनिया भर का कंटेंट, दुनिया भर के फैकल्टी, दुनिया भर के समझाने वाले। लेकिन जो हम लोग वो नहीं कर पाते हैं वो ये चीज है कि जो बोला गया, जो पढ़ा गया, उसको कम शब्दों में कैसे लिखना है। अगर हमें 5 शब्द लिखने हैं तो उसको 2 शब्द में लिख लिया जाए, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसा फ्रेज, ऐसा कीवर्ड जो आप मेंशन कर दें जिससे 3 शब्दों का काम खत्म हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है। इससे आता है ईज ऑफ इवेल्युएशन। ईज ऑफ इवेल्युएशन का मतलब है कि इवेल्युएटर को चेकिंग करने में कितनी आसानी है। इवेल्युएटर जब चेक कर रहा है आपकी कॉपी, तो वो कहीं देख के रुके नहीं, इरिटेट ना हो, सोचने पे मजबूर ना हो जाए कि इसने क्या लिखा है। वो जब इरिटेट हुआ, जब उसने, अब देखो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब ऐसा है ना कि यूपीएससी में यू नो कि इतनी ट्रांसपेरेंसी कितनी है कितनी नहीं है, यू नो, आप सबको पता है। तो आपके इवेल्युएटर ने आपको मार्क्स किस हिसाब से काटे, किस लिए नहीं काटे, ये आपको भी नहीं पता। मार्कशीट आने पता चलता है कि इस पेपर में मार्क्स कट गए, लेकिन स्पेसिफिकली किस टॉपिक में कटे, किस बेसिस पे काटे, नहीं पता। ठीक है, तो ना तो वो कोई अकाउंटेबल है इस चीज के लिए, आपको बताएंगे कि हमने इसलिए मार्क्स काटे, आप इनकी सुधार करो। आपको प्राइमरीली क्या करना है, ईज ऑफ इवेल्युएशन रखनी है। आप इतना नीट एंड क्लीन रखिए, कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, और इस तरीके से अरेंज करके रखिए पॉइंट सब पॉइंट को कि पॉइंट पढ़ के ये समझ में आ जाए कि इसके सब पॉइंट्स क्या हैं। हेडलाइन पढ़ के समझ में आ जाए कि इसमें इसने पॉइंट्स क्या लिखे होंगे। हेडलाइन क्लियर होनी चाहिए ताकि वो आपके आंसर में कम से कम टाइम स्पेंड करे, कम से कम इरिटेट हो और आपको मार्क्स देके चले जाए। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि इवेल्युएटर की अटेंशन कैच कैसे करनी है। बहुत से फैकल्टी बताते हैं कैच करो अटेंशन। अटेंशन कैच नहीं कर सकते वो प्रोफेसर जो 50-60 साल का है, 65 साल का है, 55 साल का है। उसकी सब्जेक्ट जो पढ़ते पढ़ते उसने जीवन बिता दिया, उसमें आप कितना लिख देंगे कि आप उसको इंप्रेस कर देंगे। हजारों कॉपीज वो चेक कर रहा है, कुछ यूनिक नहीं लिख पाएंगे आप। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आप सबको, उल्टा एक पॉजिटिव चीज दे रहा हूं कि इस चीज पे आप कोशिश करने के बजाय कि इवेल्युएटर की अट्रैक्शन कैसे लेनी है, इवेल्युएटर को अटेंशन कैसे लेनी है, आप ये कोशिश करें कि इवेल्युएटर को ईज कितनी देनी है, इवेल्युएटर को चेकिंग की ईज कितनी देनी है कि उसको आंसर पढ़ते फर्स्ट लुक में समझ में आ जाए कि इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी के 3 पार्ट है, एक सब पार्ट में इतने इतने पॉइंट्स हैं, उसमें एग्जांपल से अलग से मेंशन किया हुआ है। वो बॉक्स बनाना, यूनिफॉर्म स्पेस मैनेजमेंट करना, दैट इज नेसेसरी। तभी भी आंसर से इंप्रेस तो नहीं होगा, पर इरिटेट भी नहीं होगा। ओके, तो इंप्रेस करने के लिए अलग अलग मटेरियल लेने के बजाय, अलग अलग कोर्सेज लेने की बजाय, ट्राई टू प्रैक्टिस योर आंसर्स। अगर आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करें किसी भी सोर्स से, वो ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उसके लिए पेड कोर्स ले नहीं ले, लेकिन मटेरियल वाले जो कोर्सेज होते हैं कि दुनिया भर का मटेरियल दे देंगे, कीवर्ड दे देंगे, निमोनिक दे देंगे, उस पर थोड़ा ध्यान से केयरफुली समझ के टाइम बिताना। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड समझना, ईज ऑफ इवेल्युएशन देना, टाइम पे 6 मिनट के अंदर 10 मार्कर को कंप्लीट करना, क्लैरिटी रखना आंसर्स में। ठीक है, तो ये हमारा तो 4th पॉइंट था।
फिफ्थ है हमारा इवेल्युएटर का पर्सपेक्टिव, जो एक्चुअली ऑलरेडी मैंने एड्रेस कर दिया है। एक एक लाइन है, अ वेल स्ट्रक्चर्ड कंसाइज आंसर एड्रेसिंग द क्वेश्चन स्टैंड्स आउट। लेंदी है, कंजेस्टेड है, डेटा भरा हुआ, एग्जाम्पल भरा हुआ है, भले ही वो अलग आंसर ना लगे उसको, अगर आपको वास्तव में मार्क्स फैच करने हैं, क्लियर स्ट्रक्चर आंसर है ना बेसिक्स के साथ, ट्रस्ट मी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपने बेसिक एड्रेस नहीं किया, कुछ बार कई बार हम सोचते हैं ना कि यार ये कीवर्ड तो बड़ा बेसिक है, ये चीज तो बेसिक हो जाएगी, मैं लिखूं नहीं लिखूं, वो चीज अगर बेसिक है उस क्वेश्चन के लिए जरूरी है लिखनी, भले ही कितनी बेसिक को आप मेंशन कर दीजिए, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड आंसर है, क्लैरिटी है आंसर में, वो आंसर आपको मार्क्स ला के देगा। आज से अभी से प्रतिज्ञा लो, मटेरियल के पीछे नहीं भागोगे, भागोगे किसी की चीज के पीछे तो वह प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस अंडर जो आपको मेंटरशिप लेनी है किसी की, वो कर लीजिए, खुद से करनी है खुद से कर लीजिए, कोई फ्रेंड सर्किल आपका उससे कर लीजिए, बट प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, और नोट्स मटेरियल इनके पीछे कम भागना है, ठीक है। इवन आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, मेक श्योर सारे टेस्ट आप कंप्लीट करें। जितनी आप एक टेस्ट में मार्क्स कम आए तो आपको ये नहीं है कि आप मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं कि सब्जेक्ट के टॉपर्स के नोट्स उठा लूं ये पढ़ लूं। एग्जिस्टिंग सोर्स में और अच्छे से उसको पढ़ के क्वेश्चन की डिमांड को कैसे और अच्छे से पकड़ा जा सकता है वो इंश्योर कीजिए। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पकड़ना है वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग सोर्स में से ही और उस मिनिमम नॉलेज में से कैसे उसको कैप्चर किया जा सकता है, उस डिमांड को एड्रेस किया जा सकता है, वो आपको इंश्योर करना है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप मेरा पॉइंट आप सबको समझ में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीजें मैंने बोली उनको लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ, डायरेक्टली मेंटर्स को कॉल कीजिए, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी चीजें सारी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। थैंक यू सो मच।